प्रिय बच्चों, कल हम आप सभी लोगों को भूगोल में संसाधन एवं विकास पर पढ़ा रहे थे। उसमें शेष भाग रह गया था, तो उस भाग को आप लोगों को अध्ययन करना है, जिसमें जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर बताना था। तो आपको देखना है जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है कछारी मिट्टी, काप मिट्टी, दोमट मिट्टी। और इन मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, इन दोनों में अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है, अंतर बताना है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी से होता है। जलोढ़ मृदा का विस्तार यह उत्तर के विशाल मैदान तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में उत्पादन होने वाली फसलें, यह मृदा गेहूं, चावल, जौ, धान, गन्ना आदि के लिए उपयोगी होती है। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? यह पीले व भूरे रंग की होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता, जलोढ़ मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। यह सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होती है, जिसमें जल देर तक ठहर सकता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा में उत्पादन होने वाली फसलें, कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, इसका रंग, जल ग्रहण करने की क्षमता, इतना जलोढ़ मृदा में हमने आपको बताया है। अब आपको लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, विस्तार कहाँ तक है, उत्पादन किन किन फसलों का लेटेराइट मृदा में किया जा सकता है, फसलों का, जलोढ़ मृदा का रंग किस प्रकार का है और जल ग्रहण करने की क्षमता लेटेराइट मिट्टी में कितना है। तो आप सबसे पहले आएंगे निर्माण में। इसका निर्माण भारी वर्षा से तीव्र निच्छालन अर्थात शोधन के कारण होता है। इसका विस्तार या भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे मेघालय, केरल, कर्नाटक में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का विस्तार मेघालय, केरल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में है। लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उत्पन्न की जाती हैं? लेटेराइट मिट्टी में गन्ना, काजू, कहवा आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग या गहरे पीले रंग की होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता लेटेराइट मिट्टी में, इसमें मोटे कणों, कंकड़, पत्थरों की अधिकता रहती है, जिस कारण जल अधिक देर तक नहीं ठहरता। तो जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा में ये
जो अंतर हमने आपको बताए हैं। अब इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि काली मिट्टी और लेटेराइट मृदा में अंतर, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में अंतर। काली मिट्टी का निर्माण, काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, काली मिट्टी का रंग तथा प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावा कृत शैलों के अपक्षय से होता है। काली मिट्टी में निम्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीशियम, चूना, बॉक्साइट तथा जीवाश्मों की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी का रंग या गहरे काले रंग की होती है। वर्षा होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इस मिट्टी में कपास, चाय और अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब लेटेराइट मिट्टी में देखेंगे, इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तीव्र वर्षा द्वारा निक्षालन प्रक्रिया से होता है। यह सिलिका तथा लवणीय कणों से युक्त होती है। फास्फोरस और पोटास कम मात्रा में पाए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। यह लाल व पीले रंग की होती है। वर्षा होने पर मुलायम हो जाती है तथा सूखने पर कठोर हो जाती है। तो इस तरह से काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के अंतर को हम आप लोगों को बता रहे थे। अब आगे इसी टॉपिक में आपको देखना है भारतीय मृदा का आर्थिक महत्व, अर्थात भारतीय मिट्टी का आर्थिक महत्व। इसके आर्थिक महत्व को निम्न तथ्यों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, मृदा मानव एवं वनस्पति जगत व जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है। यह संपूर्ण जीव जगत की खाद्य एवं आवास की आवश्यकता की पूर्ति करती है। नंबर 2, विश्व की समस्त प्राचीन सभ्यताएं एवं उन्नतशील संस्कृतियों उन्हीं क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुई हैं जहां की मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। वर्तमान में भी मृदा की उर्वरता देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। मृदा अपरदन एवं लक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं, जिसमें प्राकृतिक कारण वायु अपरदन, वायु द्वारा मैदान या किसी ढालू क्षेत्रों से मृदा को उठा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं या उठाए गए हैं। पट्टी कृषि, बड़े खेतों को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्ति को कमजोर करता है। रक्षक मेखला, खेतों के चारों ओर पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती हैं
जो हवा की गति को कम करने में प्रभावी होती हैं। जल अपरदन, बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो यह जल अपरदन कहलाता है। इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्य किए हैं। नंबर 1, सामुदायिक भागीदारी द्वारा बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करके इसे रोका जा सकता है, जिस प्रकार हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया है। संवर्धित जल संभर विकास के द्वारा, जैसा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में किया गया है। मानवीय कारण, मृदा अपरदन के मानवीय कारण भी हैं। वनोन्मूलन, अतिचराई और जल प्रणाली की कृषि वे मानवीय कारक हैं जो प्राकृतिक कारक को मृदा अपरदन के लिए जमीन प्रदान करते हैं। इससे बचाव के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर 1, समोच्च कृषि एवं सीढ़ीदार कृषि को बढ़ावा देना। नंबर 2, अतिचराई पर रोक लगाकर। नंबर 3, वनारोपण करके। नंबर 4, संरचनात्मक बांध बना करके। नेक्स्ट नंबर, मृदा अपरदन से हानियां। मृदा अपरदन से निम्नलिखित हानियां होती हैं। नंबर 1, उपजाऊ भूमि के नष्ट होने के कारण कृषि उत्पादकता में कमी आती है। नंबर 2, आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर 3, बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों, तालाबों तथा बंदरगाहों के मार्ग बंद हो जाते हैं। नंबर 4, सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। नंबर 5, कुओं, नलकूपों तथा ट्यूबवेलों में जल का स्तर नीचा हो जाता है, जिससे सिंचाई में बाधा आती है। विशेष संसाधन एवं विकास के पाठ में रह गया था, जो आज पूरा हुआ है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वादन को अवश्य ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें और इसके फलस्वरूप अपने कापी में वादन जो समझ में आया हो उसे लिखें। और कल इस लेसन के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित किया जाएगा। और बच्चों, आप सभी लोगों को सावधानी पूर्वक घर में रहना है। जय हिंद।